Hello everyone, this is Archie Verma, and in this video we are going to talk about the pancreas, and this is part 6 of the chapter chemical coordination and integration. बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैंने अपना टेलीग्राम चैनल ओपन किया है और उसमें आप अपने डाउट्स जो भी बायोलॉजी रिलेटेड हैं वो मुझे सेंड कर सकते हो, चाहे कोई क्वेश्चन हो चाहे वो कोई टॉपिक हो। मैं ट्राई करूँगी कि आपको डाउट क्लियर करूँ और ये कम्प्लीटली फ्री में है, सो यू कैन जॉइन माई चैनल। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। पेनक्रियाज पेनक्रियाज एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड है या फिर एक कॉम्पोजिट ग्लैंड है। इसका मतलब क्या होता है कि इसके पास दोनों पार्ट होंगे, एक्सोक्राइन पार्ट भी होगा और एंडोक्राइन पार्ट भी होगा। यानी कि एक्सोक्राइन ग्लैंड भी होगी जो कि डक्स के साथ होती है और एंडोक्राइन ग्लैंड भी होगी जिसके पास डक्स नहीं होती हैं। ठीक है, हमने जैसे याद किया था कि डक्स का एंड हो चुका है एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर। तो जो पेनक्रियाज है हमारे पास वो एक्सोक्राइन भी है और वो एंडोक्राइन भी है, इस वजह से उसको हम कॉम्पोजिट ग्लैंड या फिर हेट्रोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं। कंप्लीटली आप पेनक्रियाज को देखोगे तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ लीफ लाइक होता है। ठीक है, लीफ जैसे दिखती है काफ़ी हद तक वो कंपेयर करो तो। और इसकी जो पूरा कंप्लीटली स्ट्रक्चर है उसको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया होता है, हेड, बॉडी एंड टेल। अब ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसमें 98 to 99% पार्ट जो होता है वो एक्सोक्राइन पार्ट होता है, यानी कि वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज़ कर रहा होता है जो कि डिओडनम रीजन में रिलीज़ होते हैं एंड फिर उसके बाद में सो एंड सो ऑन डाइजेस्टिव फंक्शंस होते हैं और वो होते हैं। लेकिन हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर हार्मोन्स से एसोसिएटेड, तो हम बात करने वाले हैं अबाउट द आइलेट्स ऑफ द लैंगरहैंस पार्ट जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड से एसोसिएटेड है। एंडोक्राइन पार्ट जो है या फिर एंडोक्राइन ग्लैंड वाला जो पार्ट है जो हमारी पेनक्रियाज का वो 1 to 2% होता है। ठीक, अब ये जो 1 to 2% पार्ट है इस पर्टिकुलर पार्ट में जो सेल्स एसोसिएटेड होते हैं इनको बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल्स, है ना, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस सेल्स। और जो बाकी का दूसरा एक्सोक्राइन वाला पार्ट है जो कि 98 to 99% है वो होते हैं असाइन ऑफ द पेनक्रियाज या फिर असाइनी ऑफ द पेनक्रियाज। ठीक है, असाइनी सेल्स ऑफ द पेनक्रियाज। बेसिकली कहने का मतलब क्या है, जो एक्सोक्राइन पार्ट है जो कि 98 to 99% है उसमें जो सेल्स होते हैं वो होते हैं उनका नाम है बेसिकली असाइन ऑफ द पेनक्रियाज या फिर असाइनी ऑफ द पेनक्रियाज। और जो दूसरी जगह हमारे पास एंडोक्राइन पार्ट है उसमें जो सेल्स हैं उनका नाम है आइलेट्स ऑफ द लैंगरहैंस सेल्स। ओके, और ये जो सेल्स हैं इनका नंबर एग्जैक्टली देखोगे तो वैसे देखेंगे कंपैरेटिवली देखेंगे तो 1 to 2% पूरा पेनक्रियाज के सेल्स होते हैं सिर्फ और सिर्फ। लेकिन अगर आप एग्जैक्टली नंबर देखोगे तो ये 1 to 2 मिलियन आइलेट ऑफ लैंगरहैंस हमारे ह्यूमन पेनक्रियाज के अंदर होते हैं जो कि एंडोक्राइन पार्ट के लिए काम कर रहे होते हैं। अब ये जो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस हैं इनमें फर्दर आप डिटेल में जाकर देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे आइलेट ऑफ लैंगरहैंस के अंदर हमारे पास 4 मेन टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल एंड देन डेल्टा सेल एंड एफ सेल। लेकिन डेल्टा सेल और एफ सेल के बारे में हम बात नहीं करने वाले हैं, हम सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को अच्छे से फोकस लेके चल रहे हैं और अपने लेवल के हिसाब से हमें सिर्फ और सिर्फ अल्फा सेल और बीटा सेल्स के बारे में देखना है। अल्फा सेल्स क्या करते हैं, वो ग्लूकागॉन नाम का एक हार्मोन रिलीज़ करते हैं और उसी जगह जो बीटा सेल्स होते हैं वो इंसुलिन नाम का एक हार्मोन रिलीज़ करते हैं। ठीक, जो हमारा इंसुलिन है वो एक हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है। ये क्या करता है, ब्लड से जो ग्लूकोज है उसका लेवल काफ़ी हद तक कंपैरेटिवली कम करता है और उसी जगह जो हमारा ग्लूकागॉन है वो एक हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है, वो क्या करता है, वो ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज करता है। तो बेसिकली जब ये दोनों साथ में काम कर रहे होते हैं तब इस तरीके से ये होम्योस्टैसिस को मेंटेन करते हैं। अब कैसे कैसे होता है वो देखते हैं। पहले क्या होता है, जैसे लेट्स से कि हमने बहुत टाइम से कुछ नहीं खाया है, ठीक, तब उस कंडीशन में हमारी बॉडी से जो अल्फा सेल्स है पेनक्रियाज में से भी जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है जो कि 1 to 2% है हमारी पेनक्रियाज का सिर्फ और सिर्फ, उस वाले पर्टिकुलर पार्ट में से जो अल्फा सेल्स हैं वहाँ से ग्लूकागॉन रिलीज होगा हमारी ब्लड स्ट्रीम में और वो ब्लड स्ट्रीम में जाकर के क्या करेगा, जो ग्लूकोज नहीं है हमारे पास वो देखेगा कि ग्लूकोज नहीं है हमारे पास, तो वो क्या करेगा, जो हेपाटोसाइट्स यानी कि जो लिवर के सेल्स होते हैं, जो हमारा लिवर है उसके जो सेल्स होते हैं उनको बोलते हैं हेपाटोसाइट्स। हेपाटोसाइट्स में से क्या होता है, पहली बात तो अगर हमारे पास जब भी हम एक्स्ट्रा खाना खा लेते हैं तो हमारा जो एक्स्ट्रा खाना है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाता है हमारे लिवर के अंदर। ठीक है, और जब ये ग्लाइकोजन का लेवल भी लाइक सैचुरेशन पर आता है या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि जब एक्सेसिव अमाउंट में ग्लाइकोजन अच्छे खासे अमाउंट में स्टोर हो चुका है लिवर के अंदर तब उसके बाद फैट्स का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है। तो जब पहले क्या करता है, पहले ही होता है ग्लूकागॉन क्या करता है, जो हेपाटोसाइट्स हैं, ठीक है, हेपाटोसाइट्स में से थोड़ा थोड़ा जो ग्लाइकोजन है उसको तोड़ता है और ब्लड में ग्लूकोज की फॉर्म में डालने लग जाता है। ठीक है, बेसिकली कहने का मतलब क्या है, जैसे हमने देखा था थायराइड हार्मोन के बारे में और हमें ये भी देखा था अबाउट द कॉर्टिसोल। ठीक है, कि ये लोग क्या करते थे, इनको चाहिए कि ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है काफ़ी तक इंक्रीज़ हो, तो ये लोग इनको कोई मतलब नहीं है चाहे वो ग्लाइकोजन सोर्स से आ रहा हो, चाहे वो प्रोटीओलाइसिस करके आ रहा हो, चाहे वो लाइपोलाइसिस करके आ रहा हो, किसी भी सोर्स से आ रहा हो, बस इनको क्या बोल सकते हो आप कि ग्लूकोज चाहिए ब्लड स्ट्रीम के अंदर। तो सेम यहाँ पे जो ग्लूकागॉन है वो भी एक हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन की तरह काम करता है और उसको भी सिर्फ और सिर्फ ब्लड स्ट्रीम के अंदर अच्छे खासे अमाउंट ऑफ ग्लूकोज से मतलब है। वो क्या करता है, वो पहले जाकर के पहले उसका मेन फोकस क्या होता है कि लिवर में से जो हेपाटोसाइट्स हैं वहाँ पे जो ग्लाइकोजन स्टोर है उसको तोड़ा जाए। तो ग्लाइकोजन टूट रहा है
इस वजह से इसको बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ठीक है। और ग्लाइकोजिनोलाइसिस करके हमारे पास ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज रहेगा, और बाकी की अदर सोर्सेज को यानी कि प्रोटीन को तोड़ करके और मतलब अलग अलग सोर्सेज को यूज़ करते हुए जब भी हम ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं, जब अलग अलग सोर्सेज को यूज़ करते हुए जब भी हम ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, उसको बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। सिर्फ इतना कितना कहने का मतलब होता है, जब हम अलग अलग सोर्सेज को यूज़ करके जब भी ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं तो उसको बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोज का नए नए सोर्सेज से फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ग्लूकागॉन काम करता है। लेकिन जब हम बात करते हैं अबाउट द इंसुलिन, ये जो इंसुलिन है ये भी एक पेप्टाइड हार्मोन है और ग्लूकागॉन भी एक पेप्टाइड हार्मोन ही है। लेकिन जब हम बात करते हैं इंसुलिन की, तो जैसे मैंने बताया कि जो इंसुलिन है वो एक हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है। ये क्या करता है, जैसे मान लो हमने जस्ट अपने अभी बहुत सारा खाना खाया है, ठीक है, तो हमारी ब्लड शुगर का लेवल जो होगा एकदम सडनली एकदम राइज पे जाएगा, तो उसको भी कंट्रोल में करना होता है हमें। तो उस कंडीशन में इंसुलिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब भी हमने खाना खाया उसके तुरंत बाद ही जो हमारा शुगर का लेवल है काफ़ी हद तक इंक्रीज होगा, उस लेवल को कंट्रोल करने के लिए हमारा इंसुलिन काम में आता है, ठीक है। जब हमने कुछ खाया नहीं है तब हमारा ग्लूकागॉन मेंटेन करेगा, और जब बहुत सारा कुछ खा लिया है, जब बहुत सारा ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो गया है हमारी बॉडी के अंदर, तब ब्लड स्ट्रीम में से ग्लूकोज को उठा करके वो क्या करेगा, वो लिवर के जो हेपाटोसाइट्स हैं वहाँ पे भेजेगा, ताकि उनमें से ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन हो सके। और दूसरी चीज़ ये क्या करेगा, या फिर दूसरा ग्लूकोज को स्टोर करने का सोर्स होता है एडिपोसाइट्स या फिर फैट सेल्स। ये क्या करेगा, ये ब्लड में से ग्लूकोज को उठाएगा और दूसरा सोर्स यानी कि एडिपोसाइट्स में जाकर के फैट की फॉर्मेट में स्टोर करेगा, ठीक है। जो ग्लूकागॉन होता है वो क्या करता है, वो हेपाटोसाइट से उठाता है ग्लाइकोजन को और तोड़ करके ब्लड में डाल देता है। और दूसरा जो हमारे पास इंसुलिन है वो क्या करता है, वो अपना ग्लूकोज को उठाता है ब्लड स्ट्रीम से और हेपाटोसाइट्स में यानी कि लिवर सेल्स में डाल देता है और उसको ग्लाइकोजन की फॉर्मेट में स्टोर करता है, या फिर दूसरा एडिपोसाइट्स में डाल देता है जो कि फैट सेल्स हैं, यानी कि फैट की फॉर्मेट में स्टोर करने की कोशिश करता है ग्लूकोज को। हमारा जो ग्लूकागॉन है वो भी एक पेप्टाइड हार्मोन है, जो हमारा इंसुलिन है ये भी एक पेप्टाइड हार्मोन है, लेकिन जो हमारा ग्लूकागॉन है वो एक हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है। वो ग्लूकोज का लेवल बढ़ाता है ब्लड स्ट्रीम के अंदर, और इंसुलिन जो है वो ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज का लेवल कम करने का काम करता है। दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दोनों का मेल जोल ही बेसिकली, ये दोनों एंटागोनिस्टिक हैं पहली बात तो, और दोनों का मेल जोल की वजह से ही हमारी बॉडी जो है वो हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल ब्लड स्ट्रीम के अंदर वो एक होम्योस्टेसिस मेंटेन करके रख पाता है। उसके बाद में जो हमारा इंसुलिन है बेसिकली, जैसे हम पढ़ते हैं बायोटेक के अंदर, तो बायोटेक में थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखा तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ। पहले जब हम बात करते हैं प्रो इंसुलिन की, तो प्रो इंसुलिन क्या होता है ना, प्रो इंसुलिन में पहले ए स्ट्रेच देखो, पहले कम्प्लीटली यू कैन से एक पूरा प्रो इंसुलिन यानी कि जो वो एक्टिवेटेड फॉर्म में नहीं है, ठीक है। तो ए स्ट्रेच, सी स्ट्रेच एंड बी स्ट्रेच ऐसे करके कंप्लीटली निकल के आता है, ठीक है। तो हमारी बॉडी क्या करती है, जब भी उसको इंसुलिन को एक्टिवेट करना है या फिर एक्टिव फॉर्म में लेके आना है, तो वो जो बीच का सी स्ट्रेच होता है उसको निकाल देती है, ठीक है। और ए और बी स्ट्रेच जो है उनके बीच में डाइसल्फाइड लिंकेजेस बना देती है, और उसके बाद ही जो हमारा इंसुलिन है वो एक्टिवेट होता है, ठीक है। तो इतना बताना था मुझे। और उसके साथ साथ में ये दोनों जो हैं, जैसे मैंने बताया कि जो ग्लूकागॉन है वो एक हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है, वो ग्लूकोज का लेवल जो है ब्लड स्ट्रीम के अंदर बढ़ाता है, और उसी जगह जो इंसुलिन है वो एंटागोनिस्टिक काम करते हुए जो ग्लूकोज का लेवल उसे कम करता है। अगर इन केस हमारी बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाती है तो इंसानों के अंदर एक प्रॉब्लम देखी जाती है जिसको बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटिस। अगर इंसुलिन नहीं होगा यानी कि ब्लड शुगर का लेवल जो है वो कम ही नहीं हो पाएगा या फिर मेंटेन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, उस कंडीशन में ये होगा कि जो ग्लूकोज है वो ब्लड स्ट्रीम में कॉन्टिन्यूसली मेंटेन रहेगा, और उस वजह से क्या होगा ना कि देखो कुछ अमाउंट में, जैसे बहुत ही थोड़े अमाउंट में जो हमारी किडनीज़ के नेफ्रॉन्स हैं वो थोड़ा बहुत ग्लूकोज को इजीली फिल्टर कर सकते हैं, लेकिन जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारे पास ब्लड ग्लूकोज लेवल रहेगा ही रहेगा, कॉन्स्टेंटली रहेगा, तब उस कंडीशन में हमारी जो बॉडी है, उस कंडीशन में हमारी बॉडी की जो नेफ्रॉन्स है वो इजीली उसको फिल्टर नहीं कर पाएंगे। लाइक थोड़ा बहुत को फिल्टर करना इजी होता है, लेकिन कंप्लीटली पूरा फिल्टर करना इजी नहीं हो पाता। तो उसमें से हमारी जो यूरिन होगी उसमें ग्लूकोज का लेवल जो होगा वो अच्छे खासा बढ़ने लगेगा, ठीक है। यानी कि फिल्टर नहीं हो पाएगा प्रॉपर। जैसे हम लोग नॉर्मल होता है, थोड़ा बहुत ग्लूकोज होता है तो हमारा नेफ्रॉन इजीली फिल्टर करके उसे वापस ब्लड स्ट्रीम में डाल देता है, ठीक है। लेकिन उस कंडीशन में जब अगर डायबिटीज़ मेलाइटिस है यानी कि इंसुलिन की कमी हो गई किसी बंदे के अंदर, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, उस कंडीशन में जो नेफ्रॉन्स हैं बॉडी के अंदर वो भी ग्लूकोज को फिल्टर नहीं कर पाएंगे, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में है हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर। और दूसरी बात, हमारे जो बॉडी के सेल्स होंगे उनको प्रॉपर अमाउंट में ग्लूकोज नहीं मिल पाएगा, उनको प्रॉपर अमाउंट में खाना नहीं मिल पाएगा। तो इस वजह से वो पुराना जो उनके पास अमाउंट ऑफ फूड है उसको यूज़ करेंगे, तो उसको जब ब्रेक डाउन करेंगे तो उस वजह से कीटोन बॉडीज़ का फॉर्मेशन होगा, और वो कीटोन बॉडीज़ भी यूरिन में आएंगी, ठीक है। देखो कीटोन बॉडीज़ आप कंपल्सरी नहीं बोल सकते। जैसे कीटोन बॉडीज़ होती है ना, तो वो कभी कभी फास्टिंग की कंडीशन में भी निकलती है। जैसे कभी आपने लाइक यू कैन से कि बहुत लोग ना बहुत लंबे लंबे फास्ट रखते हैं, फिर आपको कभी खाना नहीं मिलेगा, कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए, तो उस कंडीशन में भी बॉडी क्या करेगी, पुराने जो उसके पास फूड
के रेमनेंट्स होंगे या फिर जो भी एनर्जी सोर्स होंगे बेसिकली उसको यूज़ करेगी, उसको तोड़ेगी और खाना बनाएगी, और उस कंडीशन में कीटोन बॉडीज निकलेंगी। तो कीटोन बॉडी उस कंडीशन में भी निकल रही है और वो यूरिन में निकलेगी। लेकिन ग्लूकोज का आना एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि डायबिटीज़ मेलाइटिस हो गई है एक ह्यूमन को। डायबिटीज़ मेलाइटिस भी है ना, वो दो तरीके की होती है, टाइप 1 एंड टाइप 2। जो हम जनरली देख रहे होते हैं अपने आसपास वो टाइप 2 वाली होती है, ठीक है, जो कि हमारी लाइफस्टाइल के चेंजेस की वजह से या फिर हमारे लाइफस्टाइल हैबिट्स की वजह से हमें होती है। लेकिन जो टाइप 1 वाली होती है वो बचपन से ही होती है किसी बंदे को। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।